हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम यहाँ से अपना सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे आज मानव श्वसन तंत्र। इससे पहले अपन ने जो है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। जो अपना इसी का सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था मानव पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस कर लिया था। देखिए, बोला जाए तो सबसे बड़ा जो टॉपिक है ना वो मानव पाचन तंत्र था। इसके बाद में सब छोटे छोटे टॉपिक है, फिर भी अपन इनको देखेंगे तो कम से कम 15 से 16 दिन तो लगेंगे इस सेकंड चैप्टर को पूरा करवाने के लिए। और आपको बता दिया जाए कि सेकंड चैप्टर में से 6 नंबर का है, 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें कैसे आएगा, एक तो अपने पास 1 नंबर का एक अलग से क्वेश्चन आएगा और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। तो जो 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, उसमें तो आपको फिक्स है कि एक तो डायग्राम आएगा, वो भी 2 नंबर का। जैसे 5 नंबर भी 3 भागों में डिवाइड होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर लास्ट का क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आते हैं, लास्ट का क्वेश्चन है, तो निम्न के आंसर दीजिए, निम्न प्रश्न के उत्तरों के आंसर, प्रश्न को आंसर दीजिए। ठीक है, 1 में, 2 में और 3 में ऐसे डिवाइड कर देता है इन्हीं को। ये 5वां जो नंबर का जो क्वेश्चन आया है, इन्हीं को क्या कर देगा अपने पास 3 में डिवाइड कर देगा। इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 2 नंबर। आपके पास टेक्स्ट वर्क होगी या पिछला बोर्ड का पेपर होगा तो उसमें भी देख लीजिए आप। तो ये तो एक कोई मीनिंग पूछेगा, किसी भी टॉपिक को ले लेगा वो। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड आएगा अपने पास वो डायग्राम का आएगा, इसका नामांकित चित्र बनाइए और फिर उसके विस्तार से वगैरह जो भी वर्णन पूछता है वो तीसरे नंबर की क्वेश्चन भी आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे इसमें से 5-6 डायग्राम दे रखे हैं अपन को, पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, तंत्रिका तंत्र और जनन तंत्र, तो सभी को आपको बनाना है कॉपी में, रफ पेज में बनाना है, कॉपी में देखकर बनाना है और रफ पेज में आपको प्रत्येक डायग्राम को 5 बार बनाना है। 5 बार बनाओगे तो उसको आपको अच्छी तरीके से वो याद हो जाएगा। अब देखिए, अपन टाइम खराब नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैं श्वसन तंत्र की बात करता हूँ। तो श्वसन, मानव श्वसन तंत्र की बात करेंगे। इससे पहले मैं इसमें श्वसन की परिभाषा लिखूंगा। तो श्वसन की परिभाषा मैं कैसे दूंगा, रक्तवाहिनी ऐसे लिखना है, सजीव की कोशिकाओं और वातावरण के मध्य गैसों के आदान प्रदान की क्रिया को, गैसों के आदान प्रदान की क्रिया को श्वसन कहते हैं। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि अपन श्वसन तंत्र का इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे आगे। इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे अपन। ठीक है, ये अपनी लंग्स फेफड़े होंगे और ये अपनी जो वाहिकाएं होगी, मतलब श्वसन नली, ट्रेकिया वगैरह। ये तो क्या होता है कि यहाँ से, अब आप सभी को पता है कि रक्त वाहिकाएं क्या होती है। ये ऐसी नलिकाकार संरचनाएं होती है जो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती है, उन्हें अपन रक्त वाहिकाएं कहते हैं। तो क्या कर रही है, मैंने क्या किया, सांस अंदर ली। सांस अंदर लेने के बाद में मैं क्या करता हूँ, मतलब कहने का तात्पर्य अपन ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस क्या करेगी, शरीर के अंदर जाएगी। शरीर के अंदर जाने के बाद में ये यहाँ से 2 पार्टों में डिवाइड होगी। अभी फेफड़े हैं, जैसे ही मैं क्या करूंगा, श्वसन सांस अंदर दूंगा तो मेरे जो फेफड़े हैं फूल जाएंगे, जैसे पसलियां ऊपर उठ गई।
छोड़ूंगा तो शिथिल हो जाएगी, मतलब असलियत क्या हो गई, नीचे शिथिल अवस्था में बैठ गई। तो क्या है कि जैसे ही मैंने श्वसन की क्रिया की है, तो श्वसन की क्रिया करने के बाद में क्या हुआ कि गैस जो है O2 ये यहां तक आ गई और रक्त वाहिनिकाएं क्या हो रही थी, यहां से गुजर रही, फेफड़ों के पास से रक्त वाहिनिकाएं गुजर रही थी और ये ऑक्सीजन फेफड़ों में चली गई। फेफड़ों में जाने के बाद में ये जैसे ही इनके बहुत पास से गुजरती है, ठीक है, एक साथ सटी रहती है इनसे, तो जैसे ही क्या होता है, ऑक्सीजन विसरण की क्रिया द्वारा यहां चली जाती है। इसमें विसरण का मतलब होता है अधिक से कम की ओर जाना। यहाँ इस टाइम पे गैस अधिक होगी और ये क्या होता है कि सोच लेती है, रक्त वाहिनिकाएं जो होती है और इसको क्या करेगी, सोच लेगी ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन चली जाएगी और फिर शरीर के विभिन्न भागों से क्या हो जाती है, CO2 आ जाती है, तो यहाँ CO2 दे देगी। अभी CO2 आती कहां से है और ये जो रक्त वाहिनी या O2 जाकर किस भाग में टूटती है, वो अपन परिसंचरण तंत्र में पढ़ेंगे। तब तक इस क्वेश्चन को आपको पेंडिंग रखना है कि सर ये O2 आती कहां से है। तो आप सभी को याद, ये क्या हो रहा है, आप सभी को याद रखना है कि ये क्या हो रहा है कि यहां से O2 को तो लिया जा रहा है और CO2 को वापस दिया जा रहा है। तो मतलब यहाँ गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, गैसें आपस में ली और दी जा रही है। तो मैंने भी यही बताया है, गैसों के आदान प्रदान की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अब इसके बाद जो मैं बात करता हूं, तो श्वसन तंत्र की मैं बात करता हूं। तो श्वसन में काम आने वाले सभी अंग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। आप सभी को यहां से एरो की लाइन लिखनी है कि श्वसन में काम आने वाले सभी अंग श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब मैं यहां से लिख देता हूं कौन कौन से अंग काम में लिए जाते हैं या मानव श्वसन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र और ये जो थर्ड है, ये बात करेंगे इसमें श्वसन मांसपेशियों की। अब देखिए, ऊपरी श्वसन तंत्र की बात करूंगा तो मैं क्या क्या आएंगे यहां पर। ऊपरी श्वसन तंत्र, हम अधिकतर जो होते हैं सांस कहां से लेते हैं, नाक से। तो जो ये नाक के जो दो छिद्र होते हैं, इन्हें नासिका द्वार कहा जाता है। इन्हें अपन क्या कहेंगे, नासिका द्वार। मतलब यहां से क्या हो रही है, श्वसन का मार्ग जो है वो प्रारंभ हो रहा है नासिका द्वार का। ये नासिका छिद्रों के आपको यहाँ एक ये मोटा वाला जो भाग दिखाई दे रहा है भुई का, उसको अपन नासिका भुआ कहते हैं। इसको अपन नासिका भुआ के नाम से जाना जाता है। सेकंड कौन सा अंग होगा, तो आप सभी को पता है कि कभी कभी जब अपनी जुबान हो जाती है तो उस अवस्था में अपनी जो है नाक बंद हो जाते हैं, तो अपन श्वसन की क्रिया कहां से करते हैं, मुख द्वार। मुंह से भी तो सांस लेते हैं, तो कह सकते हैं कि मुख बुआ भी जो होती है वो श्वसन की में मुख्य भूमिका निभाती है। मुख्य दूसरी तीसरी की बात करते हैं ग्रसनी, और चौथे की बात करते हैं लैरिंक्स, जिसे अपन बोलते हैं कंठ।
ठीक है, ये वाला। तो यहां से जो ऊपर वाला भाग है वो वाला भाग ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर इंक्लूड किया गया है। यहां से नासिका द्वार, नासिका गुहा, ग्रसनी, ठीक है, और ये जो है भाग वाला ये कंठ है, इसको अपन ने ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर सम्मिलित किया गया है। अब निचले श्वसन तंत्र की बात करते हैं तो देखिए यहां से जो है यहां तक का जो भाग है, ये मांसपेशियों तक का भाग है, ये अपना निचला श्वसन तंत्र कहलाएगा। और इसमें कौन कौन से सम्मिलित किए जाएंगे निचले श्वसन तंत्र में, तो इसके बाद ही श्वास नली आती है, जो मैंने अभी यहां आपको ये वाला भाग बताया था। मतलब ये तो ऊपर वाला जो भाग तो ये तो कंठ आ गया, ठीक है। यहां से नलिका जो आ गई है, इस नलिका को अपन श्वास नली कहेंगे। श्वास नली कह दिया। श्वास नली जो होती है ना, ये श्वास नली, अब देखिए ये इतना सा जो भाग है ये श्वास नली के अंदर आता है। अब ये जो श्वास नली आगे जाकर दो भागों में बंट जाती है, जिसे श्वसनी कहते हैं। श्वसनी या श्वसनिका। आपकी बुक में ब्रोंकिया या ब्रोंकियाल्स दे रखा है, तो उसका मतलब यही होता है, श्वसनी और श्वसनिका, ठीक है। अब जैसे अपन आगे बात करेंगे तो इसमें भी क्या होगा कि जो ये वाले जो भाग होते हैं ये भी आगे जाके बहुत सारे भागों में बढ़ जाते हैं। तो अपन बात करेंगे वहां ये प्राथमिक श्वसनी, द्वितीय श्वसनी, तृतीय श्वसनी वगैरह ये जो है वो अपने यहाँ बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक छोटी छोटी सी रचनाएं मिलेगी अपन को देखने के लिए, उन्हें अपन कहेंगे ऊपिका। और ये जो है अपने पास फेफड़े हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसे समझ में नहीं आ रहा, ये जब अपन इसको डायग्राम से देखेंगे तो और भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। श्वसन मांसपेशी जो बात करेंगे, यहाँ एक नीचे से, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो ये वाला भाग होता है अपना, इस वाले भाग को वक्ष गुहा कहा जाता था। वक्ष गुहा पसलियों वाले भाग को, और पेट वाले भाग को उदर गुहा कहा जाता है। तो क्या है कि ये एक मांसपेशी होती है, वैसे मांसपेशी की जैसी संरचना होती है, जो वक्ष गुहा और उदर गुहा दोनों को डिवाइड करती है, जिसे अपन मध्यपट या डायफ्राम के नाम से जाना जाता है। मध्यपट या डायफ्राम के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये है अपना श्वसन तंत्र हो गया, मानव श्वसन तंत्र। अब इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे एक एक संरचना की, जो भी है एक एक भाग है, एक एक अंग है, उसके अपन यहाँ संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जैसे मैं बताता हूं, पहला जो आता है अपना ऊपरी श्वसन की बात करते हैं, तो ऊपरी श्वसन में पहला जो आता है नासिका द्वार, जिसे अपन नासिका गुहा भी कहेंगे, आगे वाला भाग को। तो देखिए आप सभी को पता है कि जब मैं नासिका द्वार के बारे में लिखूंगा तो नासिका द्वार से क्या होता है कि इससे वायु अंदर प्रवेश करती है, नासिका में वायु अंदर प्रवेश करती है। बस इसका तो इतना सा ही लिखना है। नासिका गुहा, नासिका गुहा जो एक चौड़ी भूमिका होती है, जिसमें रोम, कुछ पक्षमा और श्लेष्मा उपस्थित होता है, जो वायु को छानने का कार्य करता है, साथ ही साथ वायु के तापमान को नियंत्रित करता है। अब देखिए क्या होता है, जैसे क्या हुआ कि मैं धूल भरी जगह पे गया जहां धूल ही धूल उड़ रही है, ठीक
लेकिन मेरे को वहां श्वसन की तो जरूरत पड़ेगी, जो गैस है ऑक्सीजन है उसको तो मेरे को लेना ही पड़ेगा। तो उस ऑक्सीजन को लेने के लिए मैं क्या करूंगा, वहां की वातावरण की जो गैस है उसको लूंगा, तो उसके साथ धूल की मिट्टी के कण भी जाएंगे। तो जो मेरे इस नाक में जो रोम उपस्थित है वो रोम क्या करेंगे, उन धूल मिट्टी के कणों को या सूक्ष्म जीवाणुओं को अंदर जाने से रोक लेंगे। तो अंदर जाने से रोक लिया तो कहने का तात्पर्य है भाई एक तरह से वायु का प्यूरिफिकेशन हो गया, मतलब शुद्धिकरण हो गया, वहां से वायु शुद्ध हो गई, छन गई वायु। तो यहाँ एक बार पूछा भी गया था कि नासिका गुहा का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो आप सभी को लिखना है नासिका गुहा का प्रमुख कार्य वायु को छानने का होता है। ठीक है, तो नासिका गुहा के बारे में ये हो गया, और साथ ही साथ तापमान नियमन करने का होता है। आप सभी को पता है कभी कभी क्या होता है कि जैसे गर्मियों के मौसम में फिर भी अपन को तो क्या करनी पड़ती है, जरूरत होती है ऑक्सीजन की। तो क्या होगा कि अपन ऑक्सीजन लेंगे, जैसे लू चल रही है, गर्म हवा है, तो अपन को तो क्या करना पड़ेगा, उस ऑक्सीजन को तो लेना पड़ेगा। तो ऐसा थोड़ी है कि आप ले लेते हो, जैसे गर्म हवा ले ली और वैसे वैसे आपके शरीर में से जलन सी फील होता है कि मेरे को तो गर्म हवा चली गई, जलन फील हो रही, नहीं। उस गर्म हवा को तापमान का नियंत्रण कर देता है अपने नासिका द्वार, नासिका गुहा। इसके बाद में मैं बात करता हूं मुख्य द्वार की। तो आप सभी को पता है, आपको ये लिखना है कि क्या होता है कि जैसे साथ ही साथ